स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात की हवा कुछ अलग थी। जंगल की तरफ से आती वो धीमी सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे हवा नहीं, कोई पुराना किस्सा पत्तों के बीच फुसफुसाता हुआ गुजर रहा हो। अंधेरे में, जहां सिर्फ जुगनुओं की हल्की हल्की रोशनी मिट्टी की सतह पर थरथरा रही थी और दूर कहीं किसी अदृश्य पक्षी की आवाज रात को हल्के रंगों में रंग रही थी। ट्रेन शाम करीब 5 बजे छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन इतना शांत था कि उतरते ही अनिरुद्ध को लगा मानो शहर की आवाजें उसकी जेब में ही कहीं छूट गई हों। स्टेशन बोर्ड पर मिट्टी के छींटे जमे थे। शाल गाछी सफेद अक्षरों में लिखा था। पीला पड़ा बोर्ड। प्लेटफॉर्म पर 2-3 लोग, कुछ बिखरी पत्तियां और दूर पहाड़ी पेड़ों की कतारें थीं जो हवा में धीरे धीरे झूल रही थीं। अनिरुद्ध ने अपना छोटा बैग उठाया। ट्रेन आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसकी आवाज रेल की पटरियों से उतरकर जंगल की खामोशी में खो गई। स्टेशन मास्टर ने उसे देखा। सर्वे का आदमी, वो बोला। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे कलेक्टर साहब ने भेजा है, भूमि सर्वे का काम है यहां। स्टेशन मास्टर ने हल्की मुस्कान दी। यहां शहर जैसा कुछ नहीं मिलेगा बाबू। रात जल्दी उतरती है, हवा भी कभी कभी अजीब लगती है, पर परेशान मत होना, हरिदास है ना, वही ले जाएगा। अनिरुद्ध ने पहली बार उस नाम को सुना, हरिदास। स्टेशन के बाहर निकलते ही हरी भरी पगडंडी दिखाई दी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे साल और सागौन के पेड़ एक खामोश पहरेदार की तरह खड़े थे। अचानक एक पतली आवाज आई, बाबूजी। वो मुड़ा। एक दुबला पतला, दाढ़ी में सफेदी चढ़ा और आंखों में घनी शांति लिए एक आदमी सामने खड़ा था। मैं हरिदास, उसने धीरे से कहा। आप ही को लेने आया हूं। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। ओह अच्छा, यहां रात जल्दी हो जाती है? हाँ बाबू, हरिदास बोला। जंगल है ना, रात को जानवर कम निकलते हैं, पेड़ ज्यादा जागते हैं। अनिरुद्ध हल्के से हंसा। उसे लगा शायद ये मजाक है, पर हरिदास की आंखों में कोई मजाक नहीं था, बस एक गहरी शांत समझ थी। दोनों पगडंडी पर चलने लगे। पेड़ों के बीच हवा की आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई धीमा सांस ले रहा हो। इधर के पेड़ थोड़े पुराने हैं, हरिदास ने कहा। हर पेड़ एक कहानी रखता है बाबूजी, बस सुनने वाला चाहिए। अनिरुद्ध ने अपनी चाल धीमी कर ली। अजीब सा सुकून था वहां। जंगल की मिट्टी थोड़ी नम थी। चलते हुए जूते में से हल्की सी चरमराहट उठती जो पत्तों के बीच कहीं खो जाती। एक जगह सड़क अचानक चौड़ी हो गई। पत्थरों से बना एक छोटा सा पुल किसी सूखे नाले के ऊपर था। अनिरुद्ध ने पूछा, ये सूखा है क्या? हरिदास बोला, बरसात में भर जाता है, तभी रात में यहां मत निकलना। पानी धीरे आता है पर जोर से पकड़ता है। वो आगे बढ़े। अब हवा थोड़ी ठंडी थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां धीरे धीरे अपने घोंसलों में लौट रही थीं। काफी देर चलने के बाद एक छोटा सा गांव दिखा। बस 5-6 घर, मिट्टी की दीवारें, तिरछी छत और हर घर के सामने चूल्हे की धीमी आग। आप यहीं रुकेंगे बाबूजी? हरिदास ने कहा। चंपा दी खाना दे देती हैं, सर्वे का ऑफिस थोड़ा आगे है, कल सुबह चलेंगे। एक छोटा सा घर था। आंगन में तुलसी, कोनों में लकड़ियां जमा और चूल्हे से उठता धुएं का पतला स्वर। दरवाजे पर एक मध्यम आयु की महिला खड़ी थी, साड़ी हथेलियों में समेटे, चेहरे पर शांत थकान। ये चंपा दी, हरिदास ने परिचय कराया। चंपा दी ने सिर हिलाकर कहा,
कमरा तैयार है, रह जाइए। रात में जंगल में घूमना मत, हवा थोड़ी भारी हो जाती है। अनिरुद्ध ने बैग रखा और कमरे में गया। कमरा छोटा था, एक लकड़ी की खाट, एक घड़ा और एक लालटेन जिसकी रोशनी बहुत धीमी थी। उसने खिड़की खोली। अंधेरे में जंगल के पेड़ काले आकारों की तरह दिख रहे थे और हवा में पत्तों की धीमी फुसफुसाहट मानो किसी दूर दराज की भाषा हो। उसने सोचा, मैं शहर से कितनी दूर आ गया हूं। चंपा दी की आवाज आई, भोजन तैयार है। वो बाहर आया। सादा खाना, गर्म चावल, मूंग की दाल और आलू का तरकारी, पर स्वाद कहीं ज्यादा गहरा। यहां के आलू मीठे लगते हैं, अनिरुद्ध ने कहा। चंपादी ने हल्की मुस्कान दी। जंगल की मिट्टी में उगते हैं, थोड़ी मिठास धरती से चली आती है। रात जैसे जैसे फैल रही थी, चौपाल में कुछ गांव वाले धीरे धीरे बैठते जा रहे थे। कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई बच्चों को चुप करा रहा था और दूर किसी पेड़ पर एक उल्लू की धीमी आवाज चारों ओर बिखर रही थी। अनिरुद्ध चौखट पर बैठा रहा। हवा ठंडी हो चली थी। लालटेन की रोशनी कमरे की दीवार पर थरथराती परछाइयां बना रही थी, जैसे जंगल दीवार तक आकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। हरिदास पास आया। पहली रात है बाबूजी, थोड़ी भरी लगती है, कल से आदत हो जाएगी। अनिरुद्ध ने सिर उठाकर पूछा, ये जगह इतनी शांत क्यों है? कुछ आवाजें भी नहीं? हरिदास ने पत्तों की ओर देखते हुए कहा, जंगल की अपनी आवाज होती है। आप सुनना सीख लीजिए तो इन पेड़ों में बहुत बातें छुपी हैं। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि एक प्रकार की खामोशी उसके भीतर उतर रही है। शहर का शोरगुल धीरे धीरे किसी दुर्घटना की तरह हो रहा था। सो जाइए, हरिदास ने कहा। कल सुबह जंगल की पहली रोशनी में हम काम शुरू करेंगे। अनिरुद्ध कमरे में गया। लालटेन की नरम रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। बाहर हवा की सरसराहट मन में बसती गई। कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत गहरी सांस जो जंगल की तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। और इसी हवा में अनिरुद्ध की पलकों पर धीमी धीमी नींद उतरने लगी। सुबह की पहली किरण बिल्कुल चुपचाप कमरे में उतरी थी, जैसे जंगल ने रात भर अपनी हथेलियों में कुछ उजाला संभाल कर रखा हो और अब उसे धीरे धीरे धरती पर बिखेर रहा हो। अनिरुद्ध ने आंखें खोलीं तो सबसे पहले एक हल्की हरी सी महक महसूस हुई। किसी ओले भरे पेड़ की नहीं, बल्कि धूप, ओस और मिट्टी तीनों के मिलने से बनी एक शांत सी गंध। घर के बाहर चंपादी चूल्हे पर कुछ बना रही थीं। लकड़ी के चटकने की आवाज सुबह के सन्नाटे को धीरे धीरे गर्म करती जा रही थी। जाग गए बाबूजी? उन्होंने बिना मुड़े पूछा। हाँ, अनिरुद्ध बोला, आज की हवा कुछ अलग है। चंपादी मुस्कुराई। यहाँ हर दिन की हवा अलग होती है, शहर की तरह एक जैसी नहीं। वह बर्तन धोती रहीं और अनिरुद्ध महसूस करता रहा कि सुबह की लय यहाँ किसी और ही गति से चलती है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई भागम भाग नहीं, बस एक शांत समर्पित ताल। थोड़ी देर बाद हरिदास आ गया। गमछा कंधे पर, पैरों में पुराने चप्पल और चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान जो लंबे समय तक जंगल में रहने वालों में अपने आप आ जाती है। तैयार बाबूजी? उसने पूछा। आज सर्वे की पहली रेखा खींचेंगे? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया और उसके साथ बाहर निकल आया। जैसे ही वे पगडंडी पर बढ़े, जंगल की आवाजें धीरे धीरे खुलने लगीं। पहले पक्षियों की हल्की पुकार, फिर पत्तों की फड़फड़ाहट, फिर कहीं दूर से एक झरने की बहुत धीमी पारदर्शी सी गूंज। चलते हुए अनिरुद्ध ने पूछा, तुम रोज इसी रास्ते जाते हो? हरिदास ने कहा, रोज नहीं, पर हाँ, ये रास्ता मेरा पुराना साथी है। कभी तेज, कभी धीमा, कभी चुप, लेकिन इसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। अनिरुद्ध हंसा। रास्ते भी साथी हो सकते हैं?
हरिदास ने पत्तों की ओर देखते हुए कहा, जंगल में सब साथी होते हैं बाबूजी, पेड़, हवा, नदी और यहां तक कि वो रास्ता भी जिस पर आप चलते हैं। अनिरुद्ध कुछ पल चुप रहा। जंगल उसकी आदतों से बहुत अलग था। शहर में सब कुछ सीधा साधा, उपयोगी या अनुपयोगी होता है, पर यहां हर चीज में एक आत्मा सी थी। थोड़ी दूर जाने पर रास्ता काई से ढंक गया। हवा ठंडी हो गई, रोशनी कम। साल के ऊंचे पेड़ों ने आकाश को लगभग पूरी तरह ढक लिया था। ये जगह? अनिरुद्ध ने पूछा। यहां नीलू मिलता है, हरिदास बोला। जैसे इशारे पर एक छोटा सा लड़का पेड़ के पीछे से बाहर आया। पांव में चप्पल नहीं, घुटनों तक आधी पैंट और आंखें चमकती हुई। नमस्ते बाबूजी, वह बोला। अनिरुद्ध मुस्कुराया। तुम नीलू हो? हाँ, नीलू बोला। आज मैं आपको पंछियों की आवाज सुनाऊंगा। हरिदास ने कहा, यह बच्चा जंगल का बेटा है। जो आवाज आप नहीं सुन सकते, ये सुन लेगा। नीलू ने 2 उंगलियां मुंह के पास लगाईं और बहुत धीमी सी सीटी बजाई। थोड़ी देर बाद ऊपर किसी शाख पर एक छोटा सा काला सफेद पक्षी जोर से बोला। देखा? नीलू बोला, ये मेरा दोस्त है। इसका नाम है कोला मुनिया। जब बारिश नहीं आती तो ये पहले बता देता है। अनिरुद्ध चकित हो गया। तुम्हें कैसे पता ये सब? नीलू हंस दिया। जंगल बताता है बाबूजी, बस सुनना आता होना चाहिए। उस मासूमियत में एक ऐसी गूंज थी जो किसी किताब में नहीं मिलती, सिर्फ प्रकृति से गहरे संबंध में मिलती है। सर्वे का काम काफी सरल था। खेतों की सीमाएं, कच्चे रास्तों की दिशा और मिट्टी की किस्में लिखना। पर जंगल में ये काम धीमा हो जाता है, क्योंकि हर कदम किसी नई आवाज, किसी नई हवा, किसी नए रंग में डूब जाता है। अनिरुद्ध एक जगह खड़ा अपने नोट्स लिख रहा था, तभी उसे लगा कि हवा अचानक बदल गई है। ये कैसी गंध? उसने पूछा। हरिदास बोला, नदी की, पास ही बहती है। आज हवा की दिशा बदल गई, इसलिए उसकी महक यहां आ गई। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। वो महक, मिट्टी, पानी और काई, तीनों का मिश्रण, एक ऐसी सुगंध थी जो मन को बिना किसी प्रयास के शांत कर देती है। तुम्हें यहां रहते हुए कभी डर नहीं लगता? उसने पूछा। हरिदास हंसकर बोला, डर तो शहर में लगता है बाबूजी, यहां तो बस जीने की आवाज है। अनिरुद्ध उसकी बात समझ नहीं पाया, पर उसे ये अनुभव हो रहा था कि जंगल उसकी थकान को धीरे धीरे ठंडा कर रहा है, जैसे कोई पुराना घाव धीरे धीरे भरता हो। दोपहर में चंपा दी एक छोटे टिफिन में भोजन लेकर आईं। गर्म चावल, सब्जी और थोड़ा गुड़। थोड़ा खा लीजिए, वो बोली, जंगल में भूख जल्दी लगती है। अनिरुद्ध ने उनके हाथ का भोजन खाया। बहुत साधारण, बहुत हल्का, पर किसी अनजानी गर्माहट से भरा। आप हमेशा यहीं रहती हैं? उसने पूछा। चंपा दी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, यहीं घर है। शहर में कहीं मन नहीं लगता। वह कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, जंगल अकेलापन नहीं देता, लोग देते हैं। उनके इस वाक्य में कितनी शांत गहराई थी, अनिरुद्ध समझ नहीं पाया, पर उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि यह स्त्री बहुत कुछ सह चुकी है और बहुत कुछ सीख चुकी है। भोजन के बाद वे आगे बढ़े। जंगल और घना हो चुका था, काई की परत मोटी, पेड़ों की छाया गहरी। नीलू एक टूटी डाल उठाकर जमीन पर आकृति बना रहा था। यहां चींटियों का घर है और ये रास्ता इनके लिए नदी है। अनिरुद्ध हंस दिया। आपके जंगल में सबकी अपनी दुनिया है ना? नीलू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ बाबूजी, बस लोग देखते नहीं हैं। अनिरुद्ध को लगा कि ये बच्चा शायद उससे ज्यादा जानता है कि शांति किसे कहते हैं। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। पेड़ों की परछाइयां लंबी हुईं, हवा ठंडी हुई, नीचे पत्तों पर ओस जमने लगी। आज का काम पूरा, हरिदास बोला, चलते हैं।
वापसी के रास्ते में अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसके कदम सुबह की तुलना में धीमे थे, मानो वो जंगल की गति पकड़ चुका हो। पगडंडी पर चलते हुए उसे लगा कि थकान नहीं है, सिर्फ एक आरामदायक भारीपन है जो शांत जगहों पर मन में बसता है। गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा गहरा गया था। चूल्हों से उठता धुआं, दूर कहीं कुत्ते की आवाज और हवा में लकड़ी की धीमी महक सब मिलकर एक सोने लायक गर्म वातावरण बना रहे थे। चंपा दी ने दरवाजे पर आकर कहा, भोजन तैयार है, आज आपने काफी चल लिया। अनिरुद्ध मुस्कुराया, हाँ, पर अजीब बात है, थकान कम लग रही है। चंपा दी शांत स्वर में बोली, जंगल इतना ही करता है, थकाता नहीं, हल्का करता है। रात को अनिरुद्ध खाट पर लेट गया। खिड़की के बाहर पेड़ों की आवाज और भी साफ सुनाई दे रही थी, एक निरंतर लय जो न रुकती है न बदलती है। उसने आंखें बंद करते हुए सोचा, शहर की नींद अलग होती है और यहाँ की नींद ऊपर से नहीं, भीतर से उतरती है। और उसी सोच के साथ उसकी सांसें धीमी हुईं, नर्म हुईं और कहानी जंगल की शांति में धीरे धीरे नींद की ओर बहने लगी। रात की हल्की ठंड आंगन की मिट्टी पर धीरे धीरे बैठ चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले पेड़ों पर जमी ओस छोटे छोटे मोतियों की तरह चमक रही थी, मानो जंगल अपनी अधखुली आंखों में पिछली रात का जादू संभाले हो। अनिरुद्ध ने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि आज हवा में कोई अलग सी नमी है, नदी की या शायद किसी दूर के पेड़ की जिसके तने में काई जमी हो। चंपा दी पहले से ही जाग चुकी थीं। चूल्हे पर धीमी आंच थी और मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी एक कटोरे में उड़ीला जा रहा था। आज थोड़ी जल्दी निकलेंगे, वो बोली। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, आज सर्वे का दूसरा दायरा देखना है, हरिदास को कहा है कि समय पर आए। कमली सी चंपा दी हमेशा कम बोलती, पर उनके स्वरों में एक गर्माहट थी जो सुबह को थोड़ा ज्यादा शांत बना देती थी। कुछ ही देर में हरिदास आ गया, गमछा कंधे पर, एक छोटी कपड़े की थैली और चेहरे पर हमेशा की वो गहराई जो जंगल के लोगों में एक विशेष प्रकार की स्थिरता बनाती है। आज थोड़ा अंदर जाना है, वो बोला, जहां रास्ते कम हैं और पेड़ ज्यादा। अनिरुद्ध ने बैग संभाला। ठीक है, चलते हैं। नीलू भी दौड़ता हुआ आ गया। मैं भी चलूंगा, उसने उत्साह से कहा। हरिदास हंसा। चल, पर आगे मत भागना। वे तीनों पगडंडी पर निकल पड़े। आज हवा में कल से ज्यादा गहराई थी, जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं मिल रहे हों। धीरे धीरे रास्ता संकरा होने लगा। पेड़ ऊंचे, उनकी शाखें एक दूसरे में उलझी और नीचे की जमीन काई से नरम। अनिरुद्ध बार बार ऊपर देखता रहा। आकाश कहीं नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेड़ों की अंधेरी छाया जो दिन को भी रात जैसा बना देती थी। यहां इतना अंधेरा क्यों है? उसने पूछा। हरिदास ने कहा, साल के पेड़ हैं, बहुत पुराने, इनके नीचे धूप आधी ही आती है। जंगल का सबसे शांत हिस्सा यही है। नीलू एक पेड़ की ओर इशारा करके बोला, ये पेड़ बोलता है बाबूजी, आप कान लगाओ तो इसमें हवा की आवाज अलग सुनाई देती है। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, पेड़ कैसे बोलते हैं? नीलू गंभीर हो गया और बोला, पेड़ मन से बात करते हैं, कान से नहीं सुना जाता। ये सुनकर अनिरुद्ध के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा उतरा। क्या पेड़ सच में बोलते हैं या बोलने का मतलब महसूस करने से है? जब वे आगे बढ़े तो एक संकरी घाटी आई, दो ऊंची पहाड़ियों के बीच पत्थरों से भरा रास्ता। यहां हवा ठंडी थी, एक तेज, सीधी, खनकदार हवा जो पत्तों को चौंका रही थी। बाबूजी, हरिदास बोला, ये रास्ता थोड़ा कठिन है, ध्यान से, पत्थर फिसलते हैं। अनिरुद्ध ने सावधानी से कदम रखा, पर रास्ता बहुत अस्थिर था। कुछ पत्थर हिलते, कुछ गीले, कुछ इतने ढीले कि पैर रखते ही खिसक जाते।
नीलू आगे निकल गया। हरिदास पीछे से उसे रोकते हुए बोला, धीरे नीलू, आज हवा तेज है। पर बच्चे की जिज्ञासा किस रास्ते से मुड़ जाए कहना मुश्किल होता है। अचानक एक जगह अनिरुद्ध का पैर ढीले पत्थर पर पड़ गया और वो थोड़ा फिसल गया। संभलो, हरिदास चिल्लाया और उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध गिरा नहीं, पर कुछ कदम पीछे संभलते हुए जमीन पर बैठ गया। हल्की सी सांस तेज हो गई। ठीक हूं, वो बोला, पर उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी। हरिदास ने पानी दिया। यहां ऐसे होता है बाबूजी, जंगल आपको थाम लेता है पर परख भी लेता है। नीलू दौड़कर आया। बाबूजी, चोट लगी? नहीं, बस फिसल गया, अनिरुद्ध ने कहा। पर इस छोटी घटना ने उसके मन में कुछ हिला दिया था। एक अंदरूनी बेचैनी, कुछ पुरानी थकान, कुछ अनकही यादें जैसे एक साथ ऊपर आ गई हों। शहर में वो कभी नहीं गिरा था, पर यहां गिर सकता है। शायद इसी से जंगल मन को नम्र बनाना चाहता हो। आगे रास्ता फिर खुला और पेड़ों के बीच हल्की धूप उतरने लगी। बस थोड़ा और, हरिदास बोला। नीचे नदी है, उसी के किनारे सर्वे करना है। नदी की कल्पना आते ही अनिरुद्ध के मन में एक अजीब सी ताजगी आई। पानी की आवाज हमेशा थकान को आधा कर देती है। जब वे नदी तक पहुंचे तो अनिरुद्ध कुछ क्षण बिना बोले खड़ा रहा। नदी चौड़ी नहीं थी, पर पानी बिल्कुल साफ, इतना साफ कि उसमें आकाश के सारे पेड़ उल्टे खड़े दिख रहे थे। पानी की आवाज धीमी, नरम और बहुत दयालु थी। नीलू ने पानी में कंकड़ फेंका, गोल गोल लहरें उठीं, फिर गायब हो गईं। ये नदी हमेशा अकेली दिखती है, हरिदास बोला, पर कभी अकेली नहीं होती। इससे जंगल को रोशनी मिलती है। अनिरुद्ध नदी के पास बैठ गया, जूतों को उतारा और पैरों को पानी में डाला। पानी की ठंड अजीब तरह से सीधे आत्मा तक उतर गई। एक हल्की सहरन, फिर एक गहरी शांति। वो बोला, हरिदास, तुम अकेले यहां कैसे रहते हो? डर नहीं लगता? अंधेरा, जंगल, रातें? हरिदास ने कहा, डर तो शहर में लगता है बाबूजी। यहां रात में भी सब कुछ साफ सुनाई देता है। मन साफ रहता है तो जंगल भी साफ लगता है। अनिरुद्ध ने पानी को देखते हुए कहा, शहर में मैंने खुद को बहुत खो दिया था। मुझे लगा था कि दुनिया भाग रही है और मैं पीछे रह गया हूं। हरिदास ने धीमे स्वर में कहा, पीछे रह जाना बुरा नहीं होता बाबूजी, पीछे रहकर ही मन की आवाज सुनी जाती है। ये बात किसी साधारण सलाह की तरह नहीं थी। उसमें जंगल की सादगी थी और मनुष्य की पुरानी समझ। अनिरुद्ध कुछ देर नदी को देखता रहा। उसके भीतर कुछ हल्का होने लगा था, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे पिघल रहा हो। सर्वे का काम धीरे धीरे पूरा हुआ। दोपहर की धूप पेड़ों के बीच से छनकर हरी लकीरों की तरह गिर रही थी। नीलू ने कहा, आज बाबूजी जंगल बहुत खुश है। आपने सुना ना, हवा की आवाज बदल गई है। अनिरुद्ध ने कान लगाकर सुना। वास्तव में हवा हल्की थी और उसमें एक लय थी जो सुबह नहीं थी, जैसे जंगल कह रहा हो, तुम्हें स्वीकार कर लिया है। वापस लौटते समय रास्ता लंबा नहीं लगा। पेड़ों की छाया अब डरावनी नहीं, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह लग रही थी। आज तुम जंगल को थोड़ा समझे हो, अब ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, हरिदास बोला। गांव के करीब पहुंचते पहुंचते आकाश हल्का हो गया था। शाम उतर रही थी और हवा में चावल पकने की महक फैल रही थी। चंपादी बाहर खड़ी हवा के रुख को देख रही थीं। आज आप थके नहीं, वो बोली। अनिरुद्ध ने महसूस किया वो थका था, पर मन बिल्कुल हल्का था। रात को जब वो खाट पर लेटा तो बाहर की हवा कुछ अलग सुनाई दे रही थी, नरम, धीमी, मानो जंगल धीरे धीरे उसके भीतर उतर रहा हो। और उसी आवाज के साथ उसकी नींद बिना किसी बोझ, बिना किसी प्रयास धीरे धीरे उतरती चली गई। सुबह की हवा आज कुछ ज्यादा ही नम थी, जैसे पूरी रात जंगल ने सांस रोके रखी हो और अब धीरे धीरे अपनी शांत सांसें धरती पर उंडेल रहा हो।
अनिरुद्ध ने आंखें खोलीं तो खिड़की से आती हल्की रोशनी धूल कणों पर ठहरकर एक नरम सी चमक बना रही थी। उसने खाट पर बैठकर कुछ देर अपने भीतर की चुप्पी सुनी। ये वही चुप्पी नहीं थी जिससे वो शहर में डरता था। ये चुप्पी उसके मन को धीरे धीरे खोल रही थी। आंगन में चंपा दी पानी भर रही थीं। उनकी हर हरकत में एक ऐसी सादगी थी जो शहर में शायद ही कभी मिलती है। वो चुपचाप काम करती, चुपचाप चलती, पर उनकी उपस्थिति घर में एक स्थिरता बना देती थी। आज आखिरी दिन है आपका? उन्होंने पूछा। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, शाम की बस से वापस लौट जाऊंगा। चंपा दी ने एक क्षण के लिए रुककर उसे देखा। चले जाइए, पर मन में जंगल की थोड़ी हवा रखकर जाइएगा। शहर में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। उस वाक्य में इतनी सहज करुणा थी कि अनिरुद्ध ने महसूस किया कि जंगल ने सिर्फ उसे देखा नहीं बल्कि बदला भी है। कुछ देर बाद हरिदास आ गया। आज उसके चेहरे पर हमेशा से थोड़ी अलग मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि आज किसी विदाई का दिन है। चलें बाबूजी, एक जगह है जहां आपको आज जरूर ले जाना चाहता हूं, जंगल की आखिरी रेखा। आखिरी रेखा? अनिरुद्ध ने पूछा। हरिदास ने सिर हिलाया। हाँ, हर आदमी जब जंगल छोड़ता है तो उसे वहां एक बार जाना चाहिए। जंगल उसे आशीर्वाद देता है। अनिरुद्ध ने इसे लोक कथा माना, पर उसके भीतर उत्सुकता भी जागी। नीलू भी दौड़कर आया। मैं भी चलूंगा। तीनों पगडंडी पर निकल पड़े। आज हवा बेहद साफ थी, मानो रात भर हुई ओस सब धूल धोकर ले गई हो। पेड़ों की पत्तियां नवीन चमक लिए थीं और हर कदम पर मिट्टी की गंध थोड़ी और गहरी हो रही थी। जंगल आज बहुत शांत है, अनिरुद्ध ने कहा। हरिदास मुस्कुराया। जंगल हमेशा शांत नहीं रहता बाबूजी, शांत तो मन होता है। जब मन शांत हो तो जंगल भी वैसा ही लगता है। उनकी चाल धीमी थी, न कोई जल्दी न कोई हड़बड़ी। जंगल की लय अब अनिरुद्ध के कदमों में उतर चुकी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक खुला मैदान दिखा। पेड़ों की भीड़ अचानक हट गई थी और बीच में हल्की सी पहाड़ी चट्टान। यो जंगल का हृदय है, हरिदास ने कहा। यहां से हवा सबसे साफ मिलती है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। सांस जैसे भीतर उतरती गई, फेफड़ों में ही नहीं दिल में भी। दूर से एक बहुत हल्की नदी की आवाज आ रही थी। हवा शाखों को छूती, फिर नीचे उतरकर घास को हिलाती। हर स्पर्श सा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ जंगल को धीरे धीरे थामे हुए हो। नीलू ने कहा, बाबूजी, ये जगह जंगल की माँ है, यहाँ सब ठीक हो जाता है। सब ठीक? अनिरुद्ध ने पूछा। नीलू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर मन भारी हो तो यहाँ बैठो, अगर डर लगे तो यहाँ खड़े होकर हवा सुनो। जंगल आपको पहचान लेता है। उसकी आवाज इतनी मासूम, इतनी विश्वास भरी थी कि अनिरुद्ध चुपचाप वहीं बैठ गया। कुछ मिनट तक वो कुछ नहीं बोला, बस जंगल की आवाज सुनी। एक धैर्यपूर्ण पुरानी आवाज जो किसी दुख को धीरे धीरे खोल देती है। उसने कहा, हरिदास, मुझे लगता है कि यहाँ आकर मैं थोड़ा बदल गया हूँ। हरिदास ने कहा, बदलना बुरा नहीं है बाबूजी। मन कभी कभी भीतर बहुत जमा लेता है, जंगल उसे खींच लेता है। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। शहर का शोर, भाग दौड़, कार्यालय की ऊब, संबंधों की दूरी सब धीरे धीरे कहीं नीचे उतर गया। जंगल की शांति उसके भीतर एक नई जगह बना रही थी, एक ऐसी जगह जहां वो खुद को थोड़ा और साफ महसूस कर सके। वो कुछ देर एकदम चुप बैठा रहा, फिर धीरे से कहा, मैं यहां नहीं रह सकता, पर शायद मैं यहां से जो सीखा है उसे अपने साथ लेकर जा सकता हूं। हरिदास ने सिर हिलाया। जंगल हमेशा साथ नहीं रखता बाबूजी, वो आपको आपके लिए छोड़ देता है। बस ये याद रखिए, शोर में भी शांति ढूंढी जा सकती है। आपने यहां शांति को पहचानना सीखा है, बस यही काफी है। नीलू पास आकर बैठ गया। उसने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा। बाबूजी, जब आप शहर जाएं तो नदी की आवाज याद रखना। अनिरुद्ध की आंखें नर्म हो गईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। मैं याद रखूंगा। तीनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे,
मानो हवा, घास और जंगल सब मिलकर उन्हें विदाई दे रहे हों। वापसी का रास्ता अब छोटा लग रहा था। जंगल जैसे आज हल्का हो गया था, या शायद मन हल्का हुआ था। गांव पहुंचे तो चंपा दी आंगन में खड़ी थीं। आंगन में चावल पकने की महक थी और मिट्टी पर ओस के पानी की चमक। जाना तो है, पर जल्दी मत जाना। वो रसोई में गईं और एक छोटा पैकेट लाकर बोली, ये थोड़ा चूड़ा है, शहर में याद आ जाए तो खा लेना, गांव की चीज दिल को और अच्छी लगती है। अनिरुद्ध ने धन्यवाद कहा, पर भीतर एक हल्की सी कसक जागी। जाने में एक सहज दर्द होता है जब किसी झगड़ा ने मन को थोड़ी राहत दी हो। शाम ढलने लगी, बस आने में थोड़ा समय था। हरिदास ने कहा, चलो स्टेशन तक छोड़ देता हूं। तीनों रास्ते पर निकले। पेड़ों की लंबी परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में मिल रही थीं। हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी और पगडंडी पर सूखे पत्तों की आवाज कदमों की लय के साथ चल रही थी। स्टेशन पर धीमी सी रोशनी थी। एक पुराना लैंप फड़फड़ा रहा था। बस दूर से आ रही थी। हरिदास, अनिरुद्ध ने कहा, धन्यवाद। तुम्हारे और इस जंगल की वजह से मैं थोड़ा हल्का होकर जा रहा हूं। हरिदास ने हल्की मुस्कान दी। जंगल किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता बाबूजी। आप अपने भीतर कुछ नया लेकर जा रहे हैं, बस उसे खोइएगा मत। नीलू आगे बढ़ा। बाबूजी फिर आएंगे ना? अनिरुद्ध ने उसके दोनों कंधों को थामा। हाँ, शायद एक दिन। बस आकर रुकी। उसने बैग उठाया और एक आखिरी बार जंगल की दिशा में देखा। अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक उजाला था जो सिर्फ अनुभव से दिखाई देता है। वो बस में चढ़ गया। जैसे ही वाहन आगे बढ़ा, जंगल की फुसफुसाहट धीरे धीरे दूर जाती रही, पर उसके दिल में वो लय अब स्थायी हो चुकी थी। रात घिर चुकी थी। बस की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कीं और उसे लगा कि जंगल अब भी उसके साथ है, चुपचाप, धीमी सांसों की तरह। और उसी भावना में एक शांत गहरी नींद उसकी पलकों पर उतर आई। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।